कोई डाउट तो नहीं है 47 में। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमारे यहाँ शुरू हुई तो पहले ही हो चुकी थी 46 में, जब हम लोग स्वतंत्र नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद हमारा संविधान सभा स्वतंत्र हो गया। हाँ इंडोनेशिया समझ की गए सर। प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके बाद तुमको मलय प्रायद्वीप में भी शुरू हुई थी, श्रीलंका में भी शुरू हुई थी। तो वहां सब जो शुरू हुई थी वो एक औपनिवेशिक सरकार के अंतर्गत वहां पर संविधान बना। हमारे यहाँ मतलब स्वतंत्र देश, अगर तृतीय विश्व का पहला स्वतंत्र देश अगर कोई संविधान बनाया तो हम लोगों ने बनाया। एक बात हम लोगों के पास और भी बेनिफिट था जो बाकी तृतीय विश्व के देशों को नहीं था। हम लोग कुछ बातों में अविकसित देश थे और कुछ बातों में बड़ा विकसित थे। जैसे हमारे यहाँ साउथ कोरिया में भी था, जापान में भी था, इन सभी देशों में एक सशक्त पूंजीपति वर्ग था। भारत में एक सशक्त पूंजीपति वर्ग था जो इकोनॉमी का दायित्व लेने के लिए तैयार था, जो बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया। बॉम्बे प्लान वॉज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। Likewise, you can say कि hardly will you find any constitution in the world in which 300 experts were sitting together to frame a constitution। और दुनिया के मतलब जो विद्वत मंडली, जो 300 लोगों ने मिलकर जो संविधान बनाया, इतने विद्वान लोग थे, समझो, इतने विद्वान लोग थे। अब उन्होंने क्या किया कि उनके सामने दुनिया का एक बीच में गांधी जब तक जीवित थे तो बीच में प्रतिवेदन संविधान सभा को भेजते रहते थे, पंचायती राज सिस्टम वाला। तो नेहरू वगैरह ने उसको रिजेक्ट कर दिया, पटेल ने भी रिजेक्ट कर दिया, अंबेडकर ने भी रिजेक्ट कर दिया। अंबेडकर रिजेक्ट करने का कारण था कि स्ट्रॉन्ग सेंटर तीनों चाहते थे और तीनों के कारण अपने अलग अलग थे। नेहरू चाहते थे अगर स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा तो हम वहां पर अपना इकोनॉमिक प्लानिंग और अपना आर्थिक मॉडल जो विकास का है लागू करेंगे। पटेल सोचते थे कि देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है, और अंबेडकर सोचते थे कि जब तक एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं होगा तो दलित वर्ग का कल्याण के लिए काम नहीं करेगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनके लिए कर सकती है। तो सबके विचार वहां मिल रहे थे। अब संविधान सभा में समस्या ये आई कि हमने ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल को एक तरफ लिया और दूसरी तरफ हमने अमेरिकन मॉडल को ले लिया। तो ब्रिटिश मॉडल के तहत हमने ले लिए संसदीय सर्वोच्चता, और अमेरिकन मॉडल के तहत हमने ले ली न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्लस न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। तो उसी प्रकार से तो हमने देख ली, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ले लिया अमेरिका से, और और कहते हैं पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ले लिया ब्रिटेन से। उसी प्रकार हमने फंडामेंटल राइट्स ले लिया अमेरिका से, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ले लिया आयरलैंड से। समझ रहे हो कि नहीं? उसी प्रकार हमने अमेरिकन मॉडल से संघीय व्यवस्था ले ली और लिखित संविधान ले लिया, और साथ ही हमने कनाडा वाले मॉडल को भी वहां पर संघीय मॉडल को ले लिया। अब देखो, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होगी, जैसे तुम लोगों का जो कंटेम्पररी हिस्ट्री का ही पार्ट है, कि संविधान तो बनकर इतने अच्छे, इतने 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 विद्वान लोग थे, संविधान बना के शुरू तो कर दिया। अच्छा, दूसरी बात यह थी कि हमने संविधान के पश्चिमी मॉडल को अपनाया, लेकिन हमारे यहाँ तो आर्थिक सामाजिक स्थिति पश्चिम की स्थिति से बिल्कुल अलग थी। हमने यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी इंट्रोड्यूस कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो हम लोगों के लिए निजी स्वतंत्रता ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, हम लोग के ज़्यादा महत्वपूर्ण था सामाजिक न्याय। क्योंकि हम लोगों को उतनी स्वतंत्रता चाहिए ही नहीं थी जितनी अमेरिकन लोगों का है, उतनी स्वतंत्रता हम लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। जैसे वहां पर है कि गन धरने का भी स्वतंत्रता है कि एक व्यक्ति अपना गन खरीद के जेब में रख के चल दे। यहाँ पर इंडिया में कर दो तो देखो, तो बिहार यूपी में वैसे ही समझ रहे हो। तो हमें उतनी स्वतंत्रता चाहिए ही नहीं थी, हमें चाहिए था सामाजिक न्याय। हमारी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां अलग थी। अब बच्चों देखो, संविधान का संचालन हुआ तो संविधान के संचालन में सबसे समस्या आई कि खुद राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और बने इंडिया के निर्वाचित प्रेसिडेंट। तो अब राजेंद्र प्रसाद ने एम शीतलवाद को बुलाकर पूछा कि अच्छा शीतलवाद, एक चीज बताइए, क्या हम हर स्थिति में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइज मानने के लिए बाध्य हैं? तो बोला कि हाँ सर बाध्य है, और 42 के अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट से पहले से प्रावधान था, सर बाध्य है। ये कहा कि जब हम चुनाव का रिस्क लेते हैं तो हम क्यों बाध्य हैं? अगर ब्रिटेन का मोनार्क अगर बाध्य है तो वो क्या है? वह वंशानुगत है। तो वंशानुगत लोगों को तो शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो निर्वाचित है, जो चुनाव हार सकता है, चुनाव लड़ने का रिस्क लेता है, तो हमारे प्रेसिडेंट के फ्रस्ट्रेशन का कारण यह था कि हमने निर्वाचन की प्रक्रिया करके उनको एक्चुअली शक्तिहीन बना दी। उधर ब्रिटिश पार्लियामेंट शक्ति लेती थी पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, और कैबिनेट कहती थी कि हम पावरफुल है, प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री से पावर लेता। तो कुछ समय तक इन्हीं दोनों के विवाद की संभावना है कि राजेंद्र प्रसाद नेहरू से नहीं टकराए, विराट व्यक्तित्व नेहरू थे,
राजेंद्र प्रसाद में रिटायर हो गए पीसफुली। लेकिन जब राजेंद्र प्रसाद के बाद बीच में लाल बहादुर शास्त्री थोड़े समय के लिए आई, जब श्रीमती गांधी आई, तो तब तक कांग्रेस में एक संगठन कांग्रेस बन चुका। संगठन में पावरफुल लीडर थे जो इंदिरा गांधी को बड़ा जूनियर मानते थे और डिवेस करते थे। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी से चुनाव लड़ गए, पार्टी में ही प्रधानमंत्री के पद के लिए हार गए। तो वो जो सिंडिकेट जो पूरा ग्रुप था, उसमें मोरारजी देसाई थे, बंगाल के अतुल घोष थे, आपको मद्रास के कामराज थे, आंध्र के नीलम संजीव रेड्डी थे, इस सब का एक गुट था। तो वो जो ग्रुप है उसने प्लान किया कि हम प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी को बनाते हैं, और नीलम संजीव रेड्डी हमारे गुट के हैं। और तब नीलम संजीव रेड्डी किसी न किसी बहाने श्रीमती गांधी के गवर्नमेंट पर करप्शन का चार्ज लगाकर उस गवर्नमेंट को टॉपल कर दे, उस गवर्नमेंट को सैक कर देगा वो। अब उस गवर्नमेंट को अगर सैक कर देता हो, कैन यू इमेजिन द सिचुएशन, क्या होता? हमारा संविधानवाद का रुख कहां जाता? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो हम तुम लोगों को पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन में चाहते हैं कि तुम 4 दशक तक का पहले विकास देख लो कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री में, तुम्हारा संविधान कैसे बना। क्योंकि तुम लोग सीधे क्या जाते हो कि जब जहां जाते हो वहां पर बहुत सारा तथ्य उड़ेल दिया जाता है, तो तथ्य तुम लोगों को याद नहीं रहता है। तथ्य याद रखने की विधि अपना, समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं तो फिर जाके गूंगे बहरे बने रहते हो जीएस के क्लास में, फिर वहां पर झूठ मूठ टेस्ट देता है, उसके बाद जब आते हो तो पेपर लिख ही नहीं पाते। एग्जाम हॉल में ना प्रीलिम्स में ही सिलेक्शन नहीं होता है, और प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा जब तुम्हारा फंडामेंटल्स क्लियर रहेगा। जब तक फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो प्रीलिम्स में आपको यही बाधाएं बनी रहे। तो वो तुमको करना। मेरी बात दोनों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? तो मैंने जो जीएस वर्ल्ड में आधारित किया है, पूरा पैटर्न यहाँ चेंज करवा रहा हूँ। अब जो मैं मैटर कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का बना रहा हूँ, तो जैसे प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट को यहाँ तक पहले तो बैकग्राउंड में वो नॉलेज दे दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, और तब यहाँ तक लेता चला आऊंगा अब तक कि कैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन बदलते रहे। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि लोग छोड़ देता है उसको, जैसे प्रेसिडेंट के कार्य, अधिकार, दायित्व, विवेकाधीन शक्तियां बीच में दे देगा कि कैबिनेट के समानांतर उसकी क्या शक्ति है, प्रधानमंत्री के समानांतर क्या शक्ति है, वहां तक ले जाके छोड़ देता है। तो बच्चों का क्या होता है कि बच्चों को नेचुरल इफेक्ट नहीं आ पाता कि प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट भी तो वेरी करता है। श्रीमती गांधी के समय अब नीलम संजीव रेड्डी को चुनाव हरवा दी श्रीमती गांधी, बीबी गिरी का नाम लेके, प्रॉब्लम साफ। उसको श्रीमती गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाके प्रेसिडेंट को बांध दिया कि आप सुझाव मानने के लिए बाध्य हैं। और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ उसमें श्रीमती गांधी ने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट ला दिया, ये प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर का होगा। ये सिचुएशन चला 1990 तक, जब हंग पार्लियामेंट का समय आया वेंकट रमन के बाद, और जब उसी क्रम में सबसे पहले वी नारायणन आया, तब जो गवर्नमेंट ने उसको बिहार में, पहले यूपी में, बिहार में जब प्रेसिडेंट रूल के लिए अनुशंसा की, तो वी नारायण ने पुनर्विचार लौटा दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो होता क्या है कि वह प्रेसिडेंट लौटा सकता है कि नहीं लौटा सकता है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ला दिया गया था। तो तुम सिर्फ जो सूखा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो ना, तो उसमें तुमको याद नहीं रहता है। अगर पीटी में ही क्वेश्चन पूछे कि प्रेसिडेंट एक बार विचारार्थ लौटा सकता है, 2 बार विचारार्थ लौटा सकता है, नहीं लौटा सकता है, ऐसे अगर दे देंगे तो तुम तो समझोगे कि हम फैक्ट के कारण फेल कर रहे हैं, लेकिन तुम कॉन्सेप्ट के कारण फेल कर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे स्टोरी याद नहीं है पीछे। मेरी बात दोनों तक पहुंच रही? तो वहां भी तुमको यहां पर बैकग्राउंड नॉलेज अगर तुम ले लेते हो अंतर अनुशासनात्मक का, तो वहां तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। ये 3 चीजों को तुम ध्यान में रखोगे। अब नीचे व्यक्त कर लिखिए, लिखिए विश्व इतिहास के टॉपिक, विश्व इतिहास के टॉपिक। इतिहास के टॉपिक, विश्व इतिहास के टॉपिक। अब यहां पर टॉपिक दिया आपने, डैश देकर लिखिए कि हाँ लिखिए पृष्ठभूमि का ज्ञान, पृष्ठभूमि का ज्ञान, डैश देकर लिखिए, हाँ हाँ लिखिए, हाँ
प्रथम ब्लॉक, प्रथम ब्लॉक, प्रथम ब्लॉक, और फिर डैश दे दीजिए और डैश देखिए, पॉइंट ए नीचे लिखिए। प्राचीन यूरोप की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना, और राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना। पॉइंट नंबर बी, मध्यकालीन यूरोप, मध्यकालीन यूरोप की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना। पॉइंट नंबर सी, आधुनिक पश्चिम का उद्भव, आधुनिक पश्चिम का उद्भव, आधुनिक पश्चिम का उद्भव, उद्भव। अब आप वहां पर डी में दे दीजिएगा, आधुनिक पश्चिम को तुम्हें डैश दे दीजिए और डैश देकर पॉइंट लिख दीजिए। अब या तो रोमन 1-2 में लिख दीजिए, रोमन 1 में। हाँ हाँ हाँ, व्यावसायिक क्रांति, व्यावसायिक क्रांति, पॉइंट 2। हाँ हाँ हाँ, पुनर्जागरण तथा, हाँ एक मिनट, हाँ लिखिएगा, हाँ हाँ, पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन, आंदोलन। फिर आप पॉइंट नंबर सी लिखिए, पॉइंट नंबर 3, हाँ लिखिएगा, सामंतवाद का पतन तथा पूंजीवाद का उद्भव, सामंतवाद का पतन तथा पूंजीवाद का उद्भव, उद्भव। फिर नेक्स्ट वन, वाणिज्यवाद तथा राष्ट्रीय राज्य का उद्भव, वाणिज्यवाद तथा राष्ट्रीय राज्य का उद्भव। नेक्स्ट वन, 30 वर्ष युद्ध तथा वेस्टफेलिया की संधि, 30 वर्ष युद्ध तथा वेस्टफेलिया की संधि, वेस्टफेलिया की संधि, 30 वर्ष युद्ध तथा वेस्टफेलिया की संधि। अब ब्रैकेट में डालिए, यद्यपि यह हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, यद्यपि यह हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, परंतु विश्व इतिहास की समझ के लिए, परंतु विश्व इतिहास की समझ के लिए इसका ज्ञान आवश्यक है। इसका संक्षिप्त ज्ञान कर दो, इसका संक्षिप्त ज्ञान आवश्यक है। संक्षिप्त ज्ञान आवश्यक है। इसका संक्षिप्त ज्ञान आवश्यक है। अब एक बात बताओ तुम लोग, यहां तक तुम लोग क्या है, मतलब इस भाग में क्या, इस देखो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो क्या ऐसा हम मान के चल सकते हैं कि तुमको इसकी संक्षिप्त समझ है? जैसे आज अगर मैं पूछूं कि व्यावसायिक क्रांति का पुनर्जागरण में क्या योगदान है, तो बता दोगे। धर्म सुधार आंदोलन में क्या योगदान है, बता दोगे। सामंतवाद के पतन और पूंजीवाद के विकास में, पूंजीवाद के भी 3 चरण है, ये सब तुम लोग वाकिफ हो चुके हो ना। अच्छा, वाणिज्यवाद से कैसे राष्ट्रीय राज्य तंत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, अगर मैं पूछूं व्यावसायिक क्रांति क्या है, वाणिज्यवाद क्या है,
और फिर वाणिज्यवाद एक आर्थिक दर्शन भी तो है जो क्या मानकर चलता है। समझ रहे हो कि नहीं? अगर ये सब समझ रहे हो तो बहुत बड़ी चीज है, इसको रिवाइज करके एकदम बनाए रखना है। आर यू क्लियर अबाउट दैट? तो ये खंड तुम्हारा, अच्छा तुम अब चूंकि तुम लोगों को समझदारी हो गई तो एक बात का ज्ञान हमें तुमसे मिल सकता है कि तुमको क्या लगता है कि बिना ये अंश पढ़े हुए प्रबोधन समझाया जा सकता है? नहीं समझाया जा सकता है। तो इसलिए सिलेबस में कुछ पार्ट, जैसे कोई कहते हैं सिलेबस बड़ा है तो इसलिए मुझे हंसी आती है कि हम तो और बड़ा कर देते हैं इसको, क्योंकि छोटा रहने पर अगर ना समझ में आए तो धन है कि बड़ा रहे। हमें तो एक भी टॉपिक अगर तुम वैसे कहोगे ना बिना कंटेक्स्ट के पढ़ने के, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे बिना कंटेक्स्ट का। जैसे तुम अगर हमको पॉलिटी इकोनॉमी ही दोगे, कहोगे हाँ भारतीय गरीबी पर पढ़ो, तो हमको विश्वास ही नहीं होगा। हमको लगेगा कि गरीबी पर 5 पॉइंट रटेंगे कल भूल जाएंगे। तो फिर हमको दूर से बांधना पड़ेगा कि भाई गरीबी कहाँ कहाँ से आती है। तो एग्रीकल्चर से एक एरो खींचेंगे, एक उद्योग से खींचेंगे, एक सेवा क्षेत्र से खींचेंगे, है ना, एक कॉलोनियल लीगेसी से खींचेंगे। जब इतना खींच लेंगे तब हम गरीबी, तब हमको विश्वास होगा, तब हमको लगेगा कि हम अगर रिवाइज करके जाए ना जाए 4 पॉइंट कहीं भी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तभी हमको मार्क्स आएगा। और बिना कंटेस्ट का पढ़ना तो बेकार है, वो तो याद ही नहीं रहेगा। अब ब्लॉक 2 लिखो, ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 में लिखिए प्रबोधन। प्रबोधन मैं शॉर्ट में लिखवा रही हूँ। प्रबोधन में तो फिर उपनिवेशों में प्रबोधन का विस्तार वगैरह तो चलता रहता है कोई नहीं। हाँ, प्रबोधन। दूसरा लिखो अमेरिकी क्रांति। पॉइंट 2 अमेरिकी क्रांति। उसी में क्यों लिख रहे हो? 1 में प्रबोधन लिखो ना, जगह बचाना है क्या? तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ ना। अमेरिकी क्रांति, और उसी में अमेरिकी संविधान भी आ जाएगा। पॉइंट 3 लिखो फ्रांस की क्रांति। पॉइंट 3 लिखो 19वीं सदी के यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद का विकास। उन्नीसवीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, हाँ सॉरी, उदारवाद और राष्ट्रवाद का विकास तथा 19वीं सदी की यूरोपीय क्रांतियां, तथा 19वीं सदी की यूरोपीय क्रांतियां, तथा 19वीं सदी की यूरोपीय क्रांतियां 19वीं सदी की यूरोपीय क्रांतियां। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, हाँ, कि हाँ राष्ट्रवाद के प्रभाव में इटली और जर्मनी का राष्ट्रीय, उसको आशुतोष को देना, इटली और जर्मनी का राष्ट्रीय राज्य के रूप में, इटली और जर्मनी का राष्ट्रीय राज्य के रूप में उद्भव, इटली और जर्मनी का राष्ट्रीय राज्य के रूप में उद्भव, राष्ट्रीय राज्य के रूप में उद्भव, तथा पुराने साम्राज्यों पर विघटनकारी प्रभाव, पुराने साम्राज्यों पर विघटनकारी प्रभाव। ब्रैकेट में लिख दो, क्या लिखा? राष्ट्रीय राज्य का उद्भव, हाँ, समय का विघटन। और ब्रैकेट में देख लो बाल्कन समस्या, बाल्कन समस्या। अब इस ब्लॉक में हमको ये श्योर करो, प्रबोधन को मिडिल क्लास वर्ल्ड व्यू के नाम से जानते हो, ये प्रबोधन को मध्यवर्गीय विश्व क्यों कहते हो? कौन कौन बताएगा? प्रमाण हमको चाहिए। प्रबोधन को हम मध्यवर्गीय विश्व क्यों कहते हैं, इसका प्रमाण चाहिए हमें। मतलब हाँ ठीक है, तुम उसको थोड़ा परिमार्जित रूप में यह कहो कि प्रबोधन ने राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में जो विचारधारा दी है वो मध्य वर्ग के हित के अनुकूल है।
प्रबोधन हुआ। अब जब तुम बढ़ते हो तो अमेरिकी क्रांति से उसका क्या रिलेशन है तुम जानते हो। प्रबोधन ने जो कुछ मुद्दे उठाए, अमेरिकी क्रांति ने उसे आगे बढ़ाया। अमेरिकी के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन के अलावा क्रांति भी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मध्यवर्गीय आकांक्षा से जुड़ी। उसका अगला कदम फ्रांस की क्रांति होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि फ्रांस की क्रांति अमेरिकी क्रांति की तुलना में अधिक उग्र बदलाव लाया था क्या? तो आप लोग जानते हैं क्यों ज्यादा फ्रांस की क्रांति उग्र बदलाव ला सका? अच्छा, फ्रांस की क्रांति में जो 4 चरण हुए वो आप लोगों के दिमाग में याद है क्या? वाह, वेरी गुड। और अगर आज की तारीख में आपको पूछा जाए कि भाई फ्रांस की क्रांति जो 1789 में चला और नेपोलियन बोनापार्ट जब उसमें परिवर्तन लाया, तो नेपोलियन क्रांति का शिशु भी था और क्रांति का हत्यारा भी होगा। वेरी गुड, तुम तो बहुत अच्छा समझ गए हो, रिवीजन लगता है किया है ना? ठीक है। अब फ्रांस की क्रांति के बाद कांग्रेस और वियना आए, उनका क्या हश्र हुआ आपने देखा ही। और उसके बाद उसने जो चाहा हम पुरातन व्यवस्था लागू की, तो उसमें लोचा आ गया और फिर क्रांतियां हुई और उदारवाद और राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा। लेकिन उदारवाद की तुलना में राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा ज्यादा प्रभावी रही, क्योंकि तुमने देखा कि पहले राष्ट्रवाद ने उदारवाद के लक्ष्य से चाहा कि हम मकसद प्राप्त, उदारवाद के माध्यम से मकसद प्राप्त करें 1848 तक, याद है कि नहीं? 1848 की जो इटली और जर्मनी के जो राष्ट्रवादी विफल हुए, तो वो चले गए राजतंत्र की तरफ, उदारवाद को छोड़ दिया, सैन्यवाद और अवसरवाद की तरफ मुड़ गए। और तब तुमने देखा 1848 के बाद राजतंत्र के नेतृत्व में इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया। लेकिन अब इटली और जर्मनी के एकीकरण ने जो उग्र राष्ट्रवाद को लाया, तो वह उग्र राष्ट्रवाद, अब सवाल उठता है कि राष्ट्रवाद किसी के लिए औषधि सिद्ध हुई तो किसी के लिए जहर। अब ये पुराने साम्राज्यों में जो ऑटोमन साम्राज्य है, हर्षवर्ग साम्राज्य है, रूसी साम्राज्य, उसके लिए बाधा हो गई। तो ऑटोमन साम्राज्य पर जो इसका प्रभाव पड़ा, और बाल्कन समस्या, ये आज की तारीख में तुम लोग बाल्कन समस्या बता दोगे? और ये बाल्कन समस्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए इंस्ट्रूमेंटल हो गया। तो ये ब्लॉक तुम्हारा पूरा हो गया। अब लिखो ब्लॉक नंबर 3rd ब्लॉक, तृतीय ब्लॉक। अब इसमें डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए। हाँ, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति तथा अन्य क्षेत्रों में, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति तथा अन्य क्षेत्रों में औद्योगिकरण का प्रसार, तथा अन्य क्षेत्रों में औद्योगिकरण का प्रसार, अन्य क्षेत्रों में औद्योगिकरण का प्रसार, अन्य क्षेत्रों में औद्योगिकरण का प्रसार। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। यूरोप में समाजवाद, यूरोप में समाजवाद और मार्क्सवाद, समाजवाद और मार्क्सवाद का उद्भव तथा प्रसार, उद्भव तथा प्रसार, प्रसार, प्रसार तथा 19वीं सदी के यूरोप पर इसका प्रभाव, 19वीं सदी के यूरोप पर इसका प्रभाव। पॉइंट नंबर 4, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, कि उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद, कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री का जो कुछ पीपीटी है ना, मैप नहीं, पीपीटी वर्ल्ड हिस्ट्री का, जिसमें नेशनलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म वगैरह का जो मतलब वो डायग्राम है ना, डायग्राम वर्ल्ड हिस्ट्री का निकालो तो। क्या लिखा आपने? 19वीं सदी का साम्राज्यवाद, लिखिएगा। हाँ, कॉमा दीजिएगा। एशिया में साम्राज्यवादी प्रसार, एशिया में साम्राज्यवादी प्रसार। हाँ, 10 वर्ष यही छोड़ दो, राइट। एशिया में साम्राज्यवादी प्रसार तथा, साम्राज्यवादी प्रसार तथा
प्रसार तथा एशिया में सामग्री प्रसार तथा अफ्रीका का विभाजन, अफ्रीका का विभाजन, अफ्रीका का विभाजन, नीचे ब्रेक देकर नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। अब देखो इस ब्लॉक का आपस में संबंध है, इस ब्लॉक का आपस में संबंध है, समझ रहे हो कि नहीं? और ये डायग्राम तुमको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक इजीली ले आएगा। पर देखो दुनिया में जो औद्योगिक क्रांति, तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति अचानक हुई है, लेकिन दुनिया में जो औद्योगिकरण का, हाँ 10 वर्ष यही छोड़ दो, राइट। एशिया में साम्राज्यवादी प्रसार तथा साम्राज्यवादी प्रसार तथा हाँ प्रसार तथा एशिया में साम्राज्यवादी प्रसार तथा अफ्रीका का विभाजन, अफ्रीका का विभाजन, अफ्रीका का विभाजन, नीचे ब्रेक देकर नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। अब देखो इस ब्लॉक का आपस में संबंध है, इस ब्लॉक का आपस में संबंध है, समझ रहे हो कि नहीं? और ये डायग्राम तुमको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक इजीली ले आएगा। पर देखो दुनिया में जो औद्योगिक क्रांति, तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति अचानक हुई है, लेकिन दुनिया में जो औद्योगिकरण का विस्तार हुआ है वह ब्रिटेन के बाद हुआ है। तो जैसे जब तुम्हारा पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाता है तब तो फिर अपना जिज्ञासा बस तुमको यही देखना शुरू करो कि दुनिया में कहाँ कहाँ औद्योगिकरण हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा। जैसे देखो अब तो एक चरण में नहीं हुआ है, अलग अलग चरण में हुआ है वो औद्योगिकरण, किसी में आज हुआ है, किसी में कल में। तो हम जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज थे, जैसे जब प्रथम औद्योगिकरण तो ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप तक ही सीमित रहा है, राइट। सेकेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन तुमने देखा, अच्छा हाँ प्रथम औद्योगिकरण अमेरिका भी गया, यूरोप, ये ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका। और द्वितीय औद्योगिकरण विशेषकर अमेरिका लीडिंग हो गया उसमें, और जर्मनी आ गया। तो जर्मनी, रूस, और अगर उपनिवेश में कोई एकमात्र उपनिवेश द्वितीय औद्योगिकरण के युग में अपने को मैनिफेस्ट कर सका तो कौन था? वो जापान था। जापान आगे चला गया, देखा वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डिवास्टेशन नहीं होता तो जापान बहुत आगे रहता, तो वो हुआ। उसके बाद बाकी देशों में जो जिसको तुम देखोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रसार होगा वह डिकोलोनाइजेशन के बाद होगा, जिसमें इंडिया होगा, बाकी देश होंगे, वो सभी अपने अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन का रास्ता खुद चुनेंगे, खुद अपनाएंगे। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो खैर जब तुम 19वीं सेंचुरी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करोगे तो उसके दो बच्चा हुआ, एक बच्चा हुआ समाजवाद और दूसरा बच्चा हुआ साम्राज्यवाद। क्या दोनों औद्योगिक क्रांति की देन है कि नहीं? तो ये दोनों टॉपिक आगे तुम्हारा लिंक हो जाएगा सीधा। तो समाजवाद और साम्राज्यवाद का जो यूरोप पर प्रभाव, सॉरी समाजवाद और मार्क्सवाद का यूरोप पर प्रभाव पड़ा, और जो साम्राज्यवाद का प्रभाव दुनिया पर पड़ा, ये दोनों मिलकर लाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ये टॉपिक जो है इसमें नेशनलिज्म, हम थोड़ा पीछे जो बाल्कन समस्या पर जो तुम लोगों को छोड़ा हुआ था, याद है ना, तो वहां से एक बिंदु नेशनलिज्म का खींच जाएगा, एक बिंदु हमारा ब्लॉक नंबर 2 से नेशनलिज्म का खींच गया है, और एक बिंदु हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो औद्योगिक क्रांति है ब्लॉक नंबर 3, इन दोनों को खींच गया। तो ब्लॉक नंबर 2 का भी योगदान है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और ब्लॉक नंबर 3 का भी योगदान है। तो देखो नेशनलिज्म ऊपर नजर डालो तुम लोग, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, उसके बाद राष्ट्रवाद को, उग्र राष्ट्रवाद को बल मिला। तो नीचे देखो सुपरा नेशनलिज्म, उससे क्या हो गया? अति साम्राज्यवाद। तो सुपरा नेशनलिज्म आया, और सुपरा नेशनलिज्म है वो इंपेलिज्म, सुपरा नेशनलिज्म है उसका प्रभाव क्या है? इंपेलिज्म है, साम्राज्यवाद है। तो सुपरा नेशनलिज्म का प्रभाव इंपेलिज्म के रूप में आया, क्योंकि अति राष्ट्रवाद जो है साम्राज्यवाद के रूप में पनपा, इसको यही हमने छोड़ दिया। अब औद्योगिक क्रांति का देखो 3 प्रभाव, डिमांड फॉर द मार्केट। देखो तुम लोग भटक तो नहीं रहे हो, औद्योगिक क्रांति का बल किस पर होगा?
बाजार की खोज, और बाजार की खोज कहां ले जाएगा? साम्राज्यवाद की तरफ ले जाएगा कि नहीं? तो बच्चे एक बात बताओ, तो राष्ट्रवाद भी साम्राज्य, उग्र राष्ट्रवाद भी साम्राज्यवाद की तरफ जा रहा है, और मार्केट की खोज भी साम्राज्यवाद, मतलब मार्केट की खोज मुख्य रूप से साम्राज्यवाद की तरफ जा रहा है, और फिर आम के और गुठलियों के दाम, उसमें उग्र राष्ट्रवाद का भी योगदान आ रहा है। तो तुम लोगों ने जहां साम्राज्यवाद पढ़ा था वहां पर एक क्वेश्चन किया था कि 19वीं सदी का जैसे 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवाद एक आर्थिक परिघटना नहीं बल्कि एक, सॉरी, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में साम्राज्यवाद एक आर्थिक परिघटना नहीं बल्कि राष्ट्रवादी परिघटना थी। तो उन्होंने क्वेश्चन किया है, तो दोनों है। वो हमको फंसा इसलिए रहा था कि वो ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था कि इसमें आर्थिक कारक की भूमिका नहीं है, इसमें राष्ट्रवादी कारक की भूमिका है। तो उन्होंने क्या स्टैंड लिया कि देखो भाई, राष्ट्रवादी कारक की भूमिका तो है, परंतु हम आर्थिक कारक की भूमिका के महत्व को अस्वीकार नहीं कर सकते। तो एक बिंदु यहां से देखो, साम्राज्यवाद से यहां भी साम्राज्यवाद राष्ट्रवाद ने जन्म दिया, यहां भी मार्केट ने भी साम्राज्यवाद को जन्म दिया, इसलिए एक एरो को उससे मिला दिया, एक एरो को उससे मिला दिया कि दोनों एक ही थैले के चट्टे पट्टे हो गए। दोनों तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची? दूसरा इसका प्रभाव देखिए, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मिडिल क्लास। औद्योगिक क्रांति से मिडिल क्लास मजबूत हुआ है कि नहीं? इट वॉज स्ट्रेंथनिंग द मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास वॉज स्ट्रेंथेंड। तो जो मिडिल क्लास आइडियोलॉजी है, दैट इज व्हाट? दैट इज नेशनलिज्म। तो जब मिडिल क्लास स्ट्रेंथेंड हुआ, तो एट द मिडिल क्लास आइडियोलॉजी यू फाइंड कि दैट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो राष्ट्रवाद आ गई, नेशनलिज्म। जैसे जैसे निम्न वर्ग की जो विचारधारा समाजवाद है, मध्य वर्ग की विचारधारा राष्ट्रवाद है। तो जब मध्य वर्ग मजबूत हुआ तो उसने राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया, और राष्ट्रवाद को क्यों प्रोत्साहन दिया उसका कारण अभी समझ में आ जाएगा। तीसरा देखते हो कि राइज ऑफ एन इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, जो मार्क्स के शब्द में प्रोलेटेरिएट क्लास था, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, तो उसने सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म को प्रोत्साहन दिया। और सोशलिज्म और विशेषकर जो मार्क्सिज्म है, जो उग्र सोशलिज्म है, वो वर्ल्ड रेवोल्यूशन की बात करने लगा। समझो? तो बच्चे, वर्ल्ड रेवोल्यूशन से काउंटर कौन कर सकता था? तो राष्ट्रवाद काउंटर कर सकता था। अगर वर्ल्ड रेवोल्यूशन को रोकना है तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो तुरंत देखो, ये जो राष्ट्रवाद है, वो यहां पर वर्ल्ड रेवोल्यूशन के बाद तुम देखो, जो राष्ट्रवाद है उसमें क्रॉस लगा हुआ है कि नहीं? जैसे राष्ट्रवाद आया है वर्ल्ड रेवोल्यूशन के बाद, यहां पर एक क्रॉस मारा है ना। ये क्रॉस का मतलब समझा तुम लोगों ने? क्या समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नेशनलिज्म है वह रास्ता काटेगा वर्ल्ड रेवोल्यूशन का। मार्क्स कहेगा दुनिया के मजदूरों एक हो, तो मध्य वर्ग कहेगा नहीं मजदूर, तुम फ्रांसीसी पहले हो, देखो राष्ट्रीय झंडा, सुनो राष्ट्रीय गान, ये तुमको बरगला रहे हैं। तो राष्ट्रवाद ही उसको रोकेगा। तो राष्ट्रवाद यहां पर क्रॉस मारा। दूसरा तुम देखते हो इंपियलिज्म, साम्राज्यवाद। क्योंकि साम्राज्यवाद क्यों? क्योंकि जब जर्मन जो शासक था विलियम कैसर, उस जर्मन शासक विलियम कैसर को उसका सैनिक अधिकारी जनरल टिर्पीज ने कहा था कि अगर आप चाहते हो कि सोशल डेमोक्रेटिक जैसी उग्र समाजवादी दल की प्रगति रुके, तो आप एक साधारण सा काम करिए, आप साम्राज्यवादी प्रसार पर बल दीजिए, क्योंकि बाहर का जो कन्फ्लिक्ट है, अंदर का कन्फ्लिक्ट बाहर चला जाएगा, जो तुम लोगों को मैंने सामाजिक साम्राज्यवाद में समझाया हुआ। तो मार्क्सवाद को दो चीजों से काउंटर करोगे, उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। लेकिन रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? तुमने उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया मार्क्सवाद को रोकने के लिए, साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दिया राष्ट्रवाद को रोकने के लिए, और उसके परिणाम में तुमको क्या हो गया? यहां पर नेशनलिज्म के बदले अल्ट्रा नेशनलिज्म आ जाएगा। क्योंकि आप अगर नहीं समझिए, अगर आप अपने बच्चे को अपने पड़ोसी से लड़ने के लिए झगड़ालू बनाओगे, तो एक दिन तो आपसे क्या सर तोड़ेगा वो। तो वही जो उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद है, अंत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घटित हो जाए। पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? तुमने उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया मार्क्सवाद को रोकने के लिए, साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दिया राष्ट्रवाद को रोकने के लिए, और उसके परिणाम में तुमको क्या हो गया? यहां पर नेशनलिज्म के बदले अल्ट्रा नेशनलिज्म आ जाएगा। क्योंकि आप अगर नहीं समझिए, अगर आप अपने बच्चे को अपने पड़ोसी से लड़ने के लिए झगड़ालू बनाओगे, तो एक दिन तो आपसे क्या सर तोड़ेगा वो। तो वही जो उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद है, अंत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घटित हो जाए। दिमाग में कुछ इमेज बना कि नहीं बना?
कितना देखो सुगम रास्ता है, कैसे देखो चेंजेज हो रहा है। और उसमें तुम वर्टिकली घुसो अंदर, हॉरिजॉन्टली अगर तुम्हारा क्लियर है तो वर्टिकली तो तुम्हारा और भी मजबूत होगा। अब इससे उसको सपोर्ट लो, उससे इसको सपोर्ट लो, दोनों सपोर्ट एक दूसरे से होता हुआ चला जाए। तुम्हारा तीसरा ब्लॉक हो गया कितना सुगमता से। अब लिखो चतुर्थ ब्लॉक। चतुर्थ ब्लॉक